नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की Q&A वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस Q&A वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे कि प्रीमियम ईटिंग डे वाले दिन क्या होता है मार्केट में, या प्री ओपनिंग सेशन को बंद क्यों नहीं किया जाता, उसका क्या रेलेवेंस है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो IV चेंज होता है, शुड वी कंसिडर 5 to 15% चेंज इन IV अ गुड सिग्नल टू टेक और एग्जिट अ ट्रेड। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं होता कि 5 या 15% का जो चेंज है IV में वो एक अच्छा सिग्नल है। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी भी देखनी है कि मार्केट यहाँ पे कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो वहाँ पे ये जो नंबर है ये हायर साइड पे रहेगा, लेकिन अगर मार्केट कम वॉलेटाइल है तो हम चेंज इन IV के अंदर थोड़ा सा अगर चेंज होता है, थोड़ा मतलब 3 या 4% का भी अगर बदलाव होता है तो वहाँ पे हम उस ट्रेड को ले लेंगे या एग्जिट कर देंगे। तो इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, ये डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे। दोस्तों, अब यहाँ दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। आर यू यूजिंग एनी स्क्रीनर टू फाइंड कंसोलिडेशन टास्क फॉर स्विंग ट्रेड? हाउ आर यू फाइंडिंग कंसोलिडेटेड स्टॉक्स फॉर फर्दर एनालिसिस? दोस्त, इसका जवाब जो है मैंने आपको अपने प्राइस एक्शन वाले वीडियोस में भी बताया था कि मोस्टली अगर आप चार्ट देख के पता लगाएंगे कंसोलिडेशन का तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन क्योंकि मेरा सिस्टम ऑटोमेटेड है तो वहाँ पे मैंने इस टास्क को ऑटोमेट किया हुआ है। जो प्राइस चेंज होता है डेली बेसिस के ऊपर, मैं उसको ट्रैक करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यहाँ पे पहले दिन अगर मान लीजिए प्राइस चेंज कल के मुकाबले केवल 10 रुपये है, 500 रुपये का शेयर है, लेकिन कल के मुकाबले प्राइस चेंज केवल 10 रुपये है, मतलब आज के दिन और कल के दिन का जो डिफरेंस है क्लोजिंग प्राइस का वो केवल 10 रुपये है। दूसरे दिन ये जो नंबर है, मतलब जो दूसरे दिन का क्लोजिंग प्राइस है और पहले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, ये नंबर जो है मान लीजिए 13 रुपये है। तीसरे दिन ये नंबर 8 रुपये है। चौथे दिन ये नंबर मान लीजिए हाइपोथेटिकली फिर 11 रुपये है। तो यहाँ पे हम अगर डेटा पॉइंट्स की सहायता लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस की सहायता लेते हैं, यहाँ पे हमने अपने सिस्टम को ऑटोमेट किया हुआ है, तो हम इसका पता जो है डेटा पॉइंट्स की सहायता से भी पता लगा सकते हैं, एक्सेल और मैक्रो की सहायता से भी इसका पता लगा सकते हैं, या फिर हम चार्ट्स की सहायता से भी कंसोलिडेशन का पता लगा सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अब तीसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्री ओपन मार्केट? व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ नो प्री मार्केट? प्लीज़ एक्सप्लेन। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये जो प्री ओपन मार्केट सेशन होता है, प्री ओपनिंग सेशन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी से बचाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान जो है ट्रेड ओपन होता है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। अब दोस्तों, ये जो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाती है और अगले दिन सुबह मार्केट फिर 9:15 बजे खुलती है, इस अवधि के दौरान कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है, या यहाँ पे काफ़ी कुछ घटनाक्रम हो सकता है जिसकी वजह से अगले दिन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने की संभावना होती है। तो दोस्तों, इसी वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम करने के लिए प्री ओपनिंग सेशन के दौरान एक आइडियल जो है ओपनिंग प्राइस फाइंड आउट किया जाता है, जो कि डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिटेल निवेशकों को यहाँ पे सेव किया जा सके। तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फाइंड आउट किया जाता है प्री ओपन मार्केट में। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये प्री ओपनिंग सेशन, ताकि रिटेल निवेशकों को बचाया जा सके एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी या एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन से।
दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल है वो है कि व्हाट इज एक्चुअल रिलेशन बिटवीन कैश वॉलेटिलिटी एंड फ्यूचर वॉलेटिलिटी, कैन वी फाइंड स्विंग ट्रेडिंग सेटअप यूजिंग वॉलेटिलिटी। दोस्त ये काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखिए जो कैश वॉलेटिलिटी है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो नॉर्मल वॉलेटिलिटी हमें रिपोर्ट्स के अंदर या जिस वॉलेटिलिटी की सहायता से हम अपने इंट्राडे स्टॉक्स निकालते हैं, आप उस वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। ये जो वॉलेटिलिटी है ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होती है, और फ्यूचर वॉलेटिलिटी जो है वो बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये फ्यूचर वॉलेटिलिटी होती है। इन दोनों के बीच में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा कोरिलेशन या रिलेशन नहीं है। एक स्टॉक हो सकता है हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन उसकी जो आईवी है वो इतनी ज़्यादा हाई ना हो, फ्यूचर में उसके ज़्यादा वॉलेटाइल रहने की संभावना ना हो। तो इन दोनों का एज सच कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन या रिलेशन नहीं है। कैन वी फाइंड स्विंग ट्रेडिंग सेटअप यूजिंग वॉलेटिलिटी। देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी का आप इस्तेमाल इस मायने में कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज चेक करिए कि वॉलेटिलिटी के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, क्या वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसके बेसिस के ऊपर आप जो है इसका इस्तेमाल एक पैरामीटर के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा स्विंग ट्रेडिंग सेटअप केवल वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रेड के गलत जाने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके पीछे कारण ये होता है कि आपको ये नहीं मालूम कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनी हुई हैं या फ्रेश पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो इसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर आप मान लीजिए कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, नॉन एफएनओ स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास केवल हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का डेटा अवेलेबल रहता है, जो कि आपको केवल ये बताता है कि ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर आप किसी भी फ्यूचर मूवमेंट का पता नहीं लगा सकते। दोस्तों अगला सवाल है, डू यू यूज एनी स्क्रीनर और फिल्टर फॉर नॉन एफएनओ स्टॉक सिलेक्शन फॉर स्विंग ट्रेडिंग। भाई देखिए यहाँ पे जो स्क्रीनर है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, खास तौर पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इसके लिए मैं किसी खास स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं करता। स्क्रीनर का इस्तेमाल मैं एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए करता हूँ, जहाँ पे मान लीजिए मुझे एक लंबी अवधि का जो है ट्रेंड पता लगाना है, या एक मध्यम अवधि के दौरान उस स्टॉक की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है, या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, या वो टेक्निकल सेटअप पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक बेसिक स्टॉक सिलेक्शन के लिए उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इस समय जो है, खास तौर पे इस समय जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन जो है मैं अपनी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज वाली एक्सेल शीट का इस्तेमाल करता हूँ, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो सीरीज़ भी शेयर की थी अपने चैनल के ऊपर। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, वाई मोस्ट ऑफ ऑल द फ्यूचर स्टॉक लॉट्स आर वर्थ 5 to 6 lakh पर लॉट, वाई दे हैवंट kept lesser amount like 2 to 3 lakh per lot, is it done to keep small retailers और small players out। दोस्तों ये अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको काफ़ी बार पहले भी अपडेट कर चुका हूँ कि डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, और यहाँ पे ये जो हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये केवल रिटेल निवेशकों को या छोटे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो जो आपने लिखा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका जो इस्तेमाल है, मार्जिन का जो इस्तेमाल है, मार्जिन इंक्रीज किया जाए डिक्रीज किया जाए, वो छोटे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इज इट डन टू कीप स्मॉल प्लेयर्स आउट रखने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो एक दिन के अंदर आपका पूरा अकाउंट जो है, पूरा जिसको कह लीजिए जितना भी अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है वो ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो हाई रखी जाती है। दोस्तों अगला सवाल है,
whenever you share watch list, can you share close trade explanation also? दोस्त देखिए, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स लेता हूँ। मेरी एक सेफ वॉच लिस्ट होती है, एक रिस्की वॉच लिस्ट होती है। इसके अलावा मेरे इंट्राडे के ट्रेड्स भी चल रहे होते हैं और यहाँ पे लंबी अवधि का निवेश तो खैर इस समय मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो दोस्त, मैं यहाँ पे जो अपने ट्रेड्स क्लोज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन शेयर करूँ। रिसेंटली मैंने एलेम्बिक के अंदर जो अपना ट्रेड क्लोज किया था उसको मैंने ट्विटर पे अपडेट किया था, जहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ट्रेड्स का एक्सप्लेनेशन आपको दूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो बनाना जो है वो संभव नहीं होता, उसके लिए काफ़ी समय लगता है, मेरा एनालिसिस करने में काफ़ी समय चला जाता है, तो इसलिए वीडियो संभव नहीं होता। लेकिन शॉर्ट में या समरी में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक्सप्लेनेशन ज़रूर शेयर करूं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, और अगला जो सवाल है वो ये कि सर, इज़ इट पॉसिबल दैट मार्केट में नेवर गो टू अ लोअर लेवल्स डिस्पाइट ऑल बैड न्यूज़ इन इकोनॉमी? कैन इट बी आर्टिफिशियली मैनेज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? दोस्त देखिए, इसका अगर हम जवाब केवल एक लेमैन टर्म में देखें तो इसका जवाब है हाँ, यस, ये पॉसिबल है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। आपने देखा कि 5 महीने तक मार्केट जो है, 5 मंथ्स तक मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होती रही 12,000 के आसपास और नीचे नहीं आई। तो वैसा जो है इस समय भी संभव हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट होती रहे और ज़्यादा कुछ मूवमेंट ना दिखाए, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा होगा या नहीं होगा, उसका जवाब जानने के लिए पहले हमें अपने आप से 2 प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि ऐसा कौन करेगा, हु विल डू इट। तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। और दूसरा सवाल कि वाई, ये जो व्यक्ति है जो ये कर रहा है वो क्यों करेगा। जब मार्केट 12,000 के आसपास थी उस समय हमारे पास इन दोनों सवालों के जवाब थे। तो अभी आप अपने आप से पूछिए कि इस समय मार्केट को आर्टिफिशियली मैनेज करने के लिए कौन आगे आएगा और क्यों आएगा, उसका क्या बेनिफिट होगा। 12,000 के आसपास एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, इसलिए वहाँ पे मार्केट को एक लेवल के ऊपर मैनेज किया गया, लेकिन इस समय कौन करेगा ऐसा और क्यों करेगा, उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल है प्रेजेंटली वाई RBI फॉरेक्स रिजर्व्स आर ऑल टाइम हाई, व्हाट कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। भाई देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पे RBI जो है फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करना तभी शुरू करता है जब यहाँ पे कुछ ऐसा अंदेशा होता है या कुछ ऐसी संभावना होती है कि रिडम्पशन प्रेशर आ सकता है। मतलब कोई रिडम्पशन प्रेशर हो सकता है कि आने वाले समय में बने, तो उस रिडम्पशन प्रेशर को हैंडल करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को इंक्रीज किया जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल कारण क्या है वो तो हमें समय बताएगा, लेकिन मेरी जो पास्ट लर्निंग है, जो पास्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स को तभी बिल्ड किया जाता है जब किसी रिडम्पशन प्रेशर की संभावना दिखाई देती है, ताकि करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। और दोस्तों, दूसरा एक कारण होता है कि हमेशा हम बुरे वक्त में अपने पास जो है कैश को कंजर्व करके रखते हैं। तो हमारे ऊपर इस समय महामारी का संकट है, तो ऐसे समय के अंदर फॉरेक्स रिजर्व्स जो है काफ़ी हैंडी साबित हो सकते हैं, काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कल को वैक्सीन आ जाती है इस महामारी की, तो यहाँ पे हमें एक लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होंगे। तो वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? तो ये जो रिजर्व्स बिल्ड किए जाते हैं, ये किसी ना किसी
जिसको कह लीजिए या तो रिडम्पशन प्रेशर के लिए किए जाते हैं, या हो सकता है कि ऐसा लगता हो सेंट्रल बैंक को कि आने वाले समय में हमें जो है फॉरेक्स रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मान लीजिए वैक्सीन बनती है किसी बाहर के देश में, तो उसको कैसे इंपोर्ट किया जाएगा इतनी लार्ज क्वांटिटी को, तो उसके लिए भी फॉरेक्स रिजर्व्स की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है कि यू टोल्ड इन द पास्ट दैट FIIs एंड DIIs प्ले टुगेदर टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स एंड इन लास्ट वीडियो यू हैव सेड दैट DIIs ट्राइंग टू ट्रैप FIIs, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ या जो भी बात बताता हूँ वो उस समय के लिए रेलेवेंट होती है। तो ये जो आप पहली स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि FII और DII जो है वो भाई भाई की तरह काम करते हैं, तो दोस्त ये सिनेरियो एक्चुअली चेंज हुआ लास्ट ईयर जब कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती की गई। वहां पे दोस्तों जो FIIs हैं उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था, जितना कि शायद उन्होंने एस्टिमेट भी नहीं किया था। तो ये जो उनकी दोस्ती है FIIs और DIIs की, ये जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया गया उस समय टूट गई, इस दोस्ती के अंदर दरार आ गई। तो ये जो आप कह रहे हैं कि FII और DII एक साथ काम करते हैं, ये स्टेटमेंट मैंने आपको 2018 में आपको बताई थी, या उसके बाद मैंने जब आपको बताई उस समय तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट नहीं हुआ था। लेकिन ये जो दोस्ती है, ये जो आपस में भाईचारा था दोनों के बीच में, ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट के बाद मेरे हिसाब से अब नहीं है। इस समय दोनों जो है वो आपस में मोस्टली आइसोलेशन में काम कर रहे हैं और हर कोई अपने मुनाफे के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट या जो भी मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ ये उस समय के लिए वैध होता है, लेकिन बाद में इसमें कुछ भी बदलाव होता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि अब इसके अंदर इस तरह का बदलाव देखा गया। तो मार्केट जो है डायनेमिक है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फोइज या दुश्मन, लेकिन यहाँ पे परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं जो कि प्रॉफिट होता है। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे ये सवाल है, if we want to create a portfolio with a horizon of 5 years, please explain what is the right time to enter in current market scenario. Also, which sectors will be doing good in coming 5 years since there is shift in market relative to sectors. देखिए दोस्त, इसका जवाब मैं पहले भी एक लाइव स्ट्रीमिंग में दे चुका हूं कि ये मेरा अपना एनालिसिस क्या कहता है इस बारे में, ये उस पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पोर्टफोलियो उसके अंदर 60% पोर्टफोलियो जो है मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखता हूं, और ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है इस समय मेरे पास सुरक्षित पड़ा हुआ है। अब आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका क्या ओपिनियन है मार्केट के प्रति कि क्या मार्केट का बॉटम बन गया है, इसके लिए रूट कॉज एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। जब आपको लगे कि मार्केट का बॉटम बन गया है उस समय आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं शायद बॉटम नहीं फाइंड आउट कर पाऊँ अपने एनालिसिस में, तो मैं यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म निवेश करना शुरू कर सकता हूँ। तो इसका जवाब भी मैंने पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग में दिया था कि आप इंडेक्स फंड्स को चुन सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप बॉटम या नियर बॉटम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, या आप अभी इंतज़ार नहीं करना चाहते अपने निवेश के लिए, आपको अभी निवेश करना है किसी भी हालत में, तो आप इंडेक्स फंड का चयन करिए। और यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि इंडेक्स फंड के अंदर आप अपने लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे 100 रुपये निवेश करने हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जब निफ्टी 9500 पे होगा मैं अपना 20% अमाउंट यहाँ निवेश कर दूंगा या 20 रुपये निवेश कर दूंगा। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चली जाती है 10,000 पे चली जाती है तो बाकी अगला 20% यहाँ पे निवेश कर दूंगा। लेकिन 9,500 से मार्केट मान लीजिए 9,000 चली जाती है तो मैं 20% निवेश कर दूंगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको अभी हर हालत में निवेश करना शुरू करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करके निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस करिए, देखिए कि मार्केट की जो समस्या है जिस वजह से मार्केट नीचे है क्या वो ख़त्म हो गई।
अगर वो ख़त्म होगी तो निवेश करना शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप स्टेप बेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जो और चली जाती है तो 8500 पे जब मार्केट होगी तो 20% और निवेश कर दीजिए। 8000 पे बाकी का जो बैलेंस अब आखिरी किश्त है 20% वो निवेश कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो एवरेज है वो लगभग 9000 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे शुरू करना है। ये मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि आप इसी तरीके से करिए, मैंने आपको एक तरीका बताया। मान लीजिए आप यहाँ पे 8500 से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। तो एक लेवल को पकड़िए और वहाँ पे एक स्टेप बेस प्लान बनाइए कि अपना जो 100 रुपये है उसके अंदर मैं 20-20 रुपये इस तरीके से निवेश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है कि इज़ इट पॉसिबल एट द सेम टाइम ऑप्शन वैल्यू ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस में बी डिफरेंट इन two different broker at 12:19 hours on June 15? Hero MotoCorp 2300 CE price on this broker was 104 and on this broker it was 94। भाई देखिए ये संभव नहीं होता। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो सेम रहता है। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो आपको एक्सचेंज के ऊपर या उस समय एक्सचेंज का जो डेटा है उस पर क्या वैल्यू दिखाई दे रही थी आपको वो चेक करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा कि इस ब्रोकर का डेटा सही है या इस पर्टिकुलर ब्रोकर का डेटा सही है, लेकिन एक बात बिल्कुल 100% है कि इन दोनों में से एक का डेटा गलत था। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप जो है आप एक्सचेंज के डेटा को चेक करिए और तभी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सही था कौन गलत था। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है कि एज यू मेंशन दैट बैंक निफ्टी कैन अंडर परफॉर्म निफ्टी सिग्निफिकेंटली, विल इट बी रॉन्ग टू से दैट बैंकिंग विल प्ले अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग इंडिया आउट ऑफ करंट बैड इकोनॉमी एंड विल हैव टू परफॉर्म वेल रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स? Can't there be introduction of new banking policies from banks and RBI that can keep banks in a good position? देखिए दोस्त, ये केवल एक स्पेक्यूलेशन है इस समय के आने वाले समय में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, कौन सी नई पॉलिसीज़ आ सकती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी मार्केट जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे निफ्टी के अंदर ओवर द पीरियड, मतलब एक लंबी अवधि के दौरान, तो इसका कंट्रीब्यूशन कम रहता था पहले, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ जैसे जैसे इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। और हर एक समय आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर या इस पर्टिकुलर स्टॉक की ऊपर डिपेंडेंसी है निफ्टी की, या इनके बिना निफ्टी ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, तो ये गलत धारणा है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि बिना बैंकिंग के निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल सेक्टर का, वो कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है। दूसरे सेक्टर्स के अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ये जो कंट्रीब्यूशन होता है या ये जो जिसको कह लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर का योगदान होता है निफ्टी के अंदर, ये चेंज होता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इकोनॉमी का बैकबोन होता है। उसके अंदर जो है जो उसकी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी को रन करने में या इकोनॉमी को सपोर्ट करने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है परफॉर्म ना करें, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम जो है वो चलता रहे ठीक ठाक। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम केवल स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर एक चार्ट शेयर किया था, तो ऐसा कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई। ऐसा ऑलरेडी हो रहा है मार्केट में कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। आप वो चार्ट जाके ट्विटर पे देख सकते हैं और जो बातें मैंने आपको बताई आप उनके ऊपर गौर करिए। आपको आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो शेप करेंगी, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक खास नज़र बना के रखिए। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। ये सवाल है
कि few of your students can be interested in paid services available in market for data to save time. Please suggest that so that can we get data points readily available. Though I know your inclination for everything available for free, but you have all type of students. तो दोस्त बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी डेटा पॉइंट्स हैं या जो भी आप एनालिसिस करते हैं उसको पेड बेसिस पे अवेलेबल कराइए, क्योंकि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता या उनके पास समय की कमी होती है, सीखने का समय नहीं होता। तो दोस्त मैं यहाँ पे जो मेरा स्टैंड, जब मैंने ये चैनल लॉन्च किया था, पहला वीडियो डाला था 2015 में, अब 2020 है, 5 साल हो चुके हैं। मेरा पहले दिन से यही स्टैंड है कि मैं कोई भी पेड सर्विस अभी लॉन्च नहीं करूँगा, कभी भी लॉन्च नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, मैं उसको फ्री में देना चाहता हूँ। और ऊपर वाले की कृपा से, दया से मैं स्टॉक मार्केट से इतना कमा लेता हूँ कि मुझे ऐसी कोई सर्विस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप जो है यहाँ पे मार्केट में सीखें, अपना एनालिसिस खुद करें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। अगला सवाल है, द संडे वीडियो निफ्टी सेटअप एनालिसिस इज ग्रेट फॉर अ 360 डिग्री लर्निंग and a detailed one, but I would like to know that if we trade intraday, do we need to do the 360 degree analysis on daily basis for index or not really? भाई देखिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको इंडेक्स का एनालिसिस जो है डेली करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको काफ़ी बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि वीकली एनालिसिस सफिशेंट है, और आप देख चुके हैं कि जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी लगभग 100% के आसपास रहती है। लेकिन आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है कि जो इंडेक्स की मूवमेंट है, ये इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो मैं एक आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इंडेक्स की मूवमेंट जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या रेलेवेंस है। इंट्राडे में हो सकता है कि मेरा व्यू बुलिश हो, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू, इंडेक्स की मूवमेंट का व्यू जो है वो उलट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन इंडेक्स का जो मेरा एनालिसिस है वो बियरिश है। तो यहाँ पे इंडेक्स की मूवमेंट को जानना क्यों आवश्यक है, और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि हमेशा आप ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मैं आपको एक आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपके लिए इंडेक्स की दिशा या निफ्टी की दिशा जानना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे आज का जो आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि काइंडली एक्सप्लेन व्हाट हैपन इन प्रीमियम मीटिंग डे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दर्शक मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, इसके बारे में हम काफ़ी बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ते हैं या नए मेंबर्स जुड़ते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये बेसिकली पीईडी क्या होता है, प्रीमियम मीटिंग डे क्या होता है। तो दोस्तों ये जो टर्म है ये बेसिकली मैंने ही आपके साथ शेयर की थी ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रीमियम मीटिंग डे जो होता है दोस्तों, वो एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन होता है। जैसे कि आज बुधवार है, तो आज का दिन जो है आपने देखा होगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने लिखा था कि आज पीईडी है। तो कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए थे उनको नहीं समझ में आया। तो ये प्रीमियम मीटिंग डे है, इस दिन क्या होता है वो मैं आपको ऑप्शन चेन की सहायता से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों लेमैन टर्म में यहाँ पे मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, इसका जो प्रैक्टिकल है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो लेमैन टर्म में मार्केट जो है एक बाई डायरेक्शनल मूव देती है, मतलब मार्केट जो है ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। तो जो प्रीमियम मीटिंग डे होता है उस दिन बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं दोनों साइड पे, जो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स, दोनों जो है प्रीमियम ईट करने की कोशिश करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल जो है वहाँ पे कई सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो गैप अप ओपनिंग हो सकती है, दूसरा सिनेरियो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तीसरा सिनेरियो मार्केट मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हुई, फिर ऊपर जाएगी, वहाँ से फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर आके इसी लेवल के कहीं नज़दीक हो सकता है क्लोज हो जाए, या यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ क्लोज हो जाए। तो ये निर्भर करता है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे
खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए जो है बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। लेकिन मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो केवल एक सिनेरियो है। यहाँ पे मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ना कि इसको, जिसको कह लीजिए कि जैसे हम मैथ्स के अंदर रट्टा नहीं मार सकते या फिजिक्स और साइंस के अंदर हम रट्टा मार सकते हैं, तो ये एक मैथ्स है, यहाँ पे हम रट्टा नहीं मार सकते, हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सवाल कोई भी आ सकता है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आज एक प्रीमियम मीटिंग डे है, जैसे कि आज बुधवार था, एक प्रीमियम मीटिंग डे था। तो मेरी जो लर्निंग है या जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे ऑलरेडी जो है कुछ बड़े प्लेयर्स, उनका एक डिसीजन या प्री डिसाइडेड होता है कि यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर मार्केट किस तरीके से मूव करे कि हमारी जो पोजीशंस हैं मुनाफे के अंदर क्लोज हो जाएं। तो काफ़ी सारी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज करने की कोशिश की जाती है प्रीमियम मीटिंग डे वाले दिन, या वहाँ पे अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आज का दिन था, मार्केट यहाँ 9900 के आसपास सुबह थी खुलने से पहले। तो यहाँ पे ऐसा कुछ निर्णय हुआ कि मार्केट जो है 9700 तक यहाँ तक जानी चाहिए पुट साइड में या डाउन साइड में, और ऊपर की तरफ 10,000 के आसपास जानी चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है 9700 के आसपास। अब यहाँ पे अगर मार्केट 9700 के पास ओपन होती है या जिस भी स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट को नीचे जाना है, वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे आपको काफ़ी देर मार्केट जो है रुक के दिखाएगी, मतलब वहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। तो यहाँ पे 9700 के आसपास कंसोलिडेशन किस लिए होगी? ताकि यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट रुक जाएगी तो जो बुलिश हैं, जो लोग बुलिश हैं मार्केट के प्रति, या जिनको लगेगा कि भाई अब यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स होगी, या मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ी मूवमेंट दिखाएगी 9700 से 9750 या 9800 तक, एक बुलिश टाइप की मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगी, ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी कि आज के लिए ये बॉटम है मार्केट का। तो यहाँ पे होगा क्या कि कॉल बाइंग शुरू हो जाएगी। काफ़ी जो निवेशक है उनको लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो जो है कॉल बाइंग करना शुरू कर देंगे। अगर वो कॉल बाइंग करते हैं तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने पहले से पोजीशन बनाई हुई है, वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज करना शुरू कर देते हैं, अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लेते हैं या प्रीमियम को ईट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल सेल की थी, मान लीजिए 90 रुपीज़ के ऊपर, लेकिन अब मार्केट 9700 के आसपास है और आपका प्रीमियम जो है वो लगभग 10-15 रुपये के आसपास है। तो 10 रुपये भी मान के चलें तो यहाँ पे उनको 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट यहाँ पे अभी 9700 के आसपास है। तो इस तरीके से जो कॉल राइटर्स हैं उनको अपना प्रीमियम ईट करने का मौका मिल जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या कि अब नीचे की मूवमेंट हो चुकी है, अब मार्केट आएगी ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे मौका मिलेगा पुट राइटर्स को। तो मार्केट आई मान लीजिए ऊपर की तरफ 10,000 के नज़दीक। अब मार्केट जब ऊपर की तरफ आई 10,000 के नज़दीक, तो जिन लोगों ने यहाँ पे 9500, 9600, 9700, 9800 पे पुट राइटिंग की हुई है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पुट का जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और इसका प्रीमियम जो है कम हो गया। तो जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने प्रीमियम ईट किया, उसी तरीके से पुट राइटर्स यहाँ पे प्रीमियम ईट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक खास और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे जब पोजीशन क्लोज हो रही है तो यहाँ पे ये जो आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये माइनस में क्यों नहीं गया? उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ कि जो लोग राइटिंग करते हैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको 1 लाख वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर आप उस स्ट्रेटेजी में काफ़ी लोग खेलते हैं, जो 1 लाख की फ्री स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी, तो वो लोग अपनी जो पोजीशन है वो एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। वो एक छोटे प्रीमियम के लिए 1 दिन के लिए ऑप्शन को राइट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा पोजीशंस क्लोज होती हुई नहीं दिखाई देंगी।
लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल साइड में नेट बेसिस के ऊपर पोजीशंस क्लोज की गई हैं। पुट साइड में भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये निर्भर करता है कि कौन इस समय यहाँ पे क्या कर रहा है। जो लोग एक्सपायरी के लिए ऑप्शन राइट करते हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा था। तो जिनको मान लीजिए लगता है कि कल मार्केट के 10,100 के टच करने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो यहाँ पे 8-9 रुपए के प्रीमियम के लिए जो है कॉल को राइट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हैवी पोजीशंस जो हैं बनती हुई दिखाई देती हैं प्रीमियम ईटिंग डे वाले दिन। तो ये जो है ये एक संकेत होता है। कई लोग पूछते हैं कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, तो अगर आप ये ऑप्शन चेन को ट्रैक करते हैं, मैक्स पिन पॉइंट को ट्रैक करते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो राइटर्स होते हैं उनको लगता है कि इस लेवल तक मार्केट के आने की संभावना शून्य है। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे जो है पोजीशंस क्रिएट की गई, लेकिन मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा। मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम को ईट किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइटिंग की पोजीशंस बनती हैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केवल इसी ऑब्जेक्टिव से बनती हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगी। दोस्तों मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्रीमियम ईटिंग डे के अंदर n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने आपको केवल एक सिनेरियो एक्सप्लेन किया जो कि एक जेनरिक सिनेरियो है। यहाँ पे कई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो फ्रेश पोजीशंस बनी हैं तो मोस्टली जो राइटिंग वाली पोजीशंस बनती हैं वो इसी ऑब्जेक्टिव से बनती हैं कि कल एक्सपायरी वाले दिन ये सारी पोजीशंस जो हैं वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कौन पोजीशन क्लोज कर रहा है। जो पोजीशन क्लोज कर रहा है उसने पहले ही बनाई हुई है, और जो आज नई पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है वो बेसिकली यहाँ पे एक्सपायरी के दिन प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल पे मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।